जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट फॉर झारखंड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सामान्य अध्ययन का 30 MCQ प्रश्न। और ये 30 MCQ प्रश्न आपका व्याख्या के साथ होगा दोस्तों। व्याख्या के साथ आपको बताया जाएगा, जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल करेगा आपको दोस्तों। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए। और जो नए दोस्त देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वह चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। और वीडियो अगर देखने में आपको अच्छा लगता हो दोस्तों, तो आप एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चलिए वीडियो हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न दोस्तों। आज का पहला प्रश्न है कि वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष या सत्यजीत रे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने आपका वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। और इसमें जो है सभी छंदों का साहित्य अनुवाद आपका कब किया है दोस्तों? तो 20 नवंबर 1909 को। ठीक है, 1909 को ये कर्मयोग में प्रकाशित हुआ था दोस्तों। और अरविंद घोष के द्वारा मदर आई बो टू दी नामक शीर्षक से अंग्रेजी में छंद में एक कविता का अनुवाद किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि चैत्र 1 प्रायः पड़ता है इस दिन को? जनवरी 1 को, अप्रैल 1 को, या फरवरी 22 या मार्च 22? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा मार्च 22। ठीक है, 22 मार्च को आपका एक चैत्र पड़ता है। तो आप लोग चैत्र बैसाख ये महीना अगर नहीं जानते हैं दोस्तों, तो आपको बता देते हैं 12 महीना का नाम। आप लिख लीजिए: चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादौ, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ और फागुन। ठीक है, ये क्या होता है? 12 महीना होता है आपका हिंदी में। और आपका एक चैत्र जो पड़ता है वह आपका 22 मार्च को पड़ता है दोस्तों। इसके बाद आपका एक बैसाख जो पड़ता है वह 21 अप्रैल को पड़ता है। ठीक है, 21 अप्रैल को आपका बैसाख पड़ता है। फिर आपका जो आपका अगर बैसाख 21 अप्रैल दोस्तों, जेठ आपका 22 मई। ठीक है, 22 मई को आपका जेठ पड़ता है। और आषाढ़ आपका 22 जून। ठीक है, 22 जून को आषाढ़ पड़ता है। इसके बाद अगर देखें दोस्तों हम, तो आपका सावन जो पड़ता है वह सावन आपका 23 जुलाई को पड़ता है। ठीक है, 23 जुलाई को सावन पड़ता है। इसके बाद भाद्र जो मास होता है दोस्तों, वह 23 अगस्त को होता है। इसके बाद आपका 23 सितंबर को आपका आश्विन होता है। इसके बाद आपका 22 नवंबर को आपका अगहन होता है दोस्तों। 22 नवंबर को अगहन होता है। और 22 दिसंबर को जो है आपका पोष होता है दोस्तों। इसके बाद माघ जो होता है वह 21 जनवरी को होता है। और 20 फरवरी को आपका फागुन होता है। ठीक है, तो ये है दोस्तों 12 महीना का आपका डेट, आप लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि सत्यमेव जयते यहाँ से लिया गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? गीता से, मुंडक उपनिषद से, रामायण से या मनुस्मृति से? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा मुंडक उपनिषद से आपका सत्यमेव जयते जो है वो लिया गया है। इसका हिंदी मीनिंग होता है सदा सत्य की विजय होती है, विजय होता है या जीत होती है। ये एक मंत्र है दोस्तों, जिससे प्राचीन भारत धार्मिक आपका मुंडक उपनिषद है, उसी से लिया गया है। और भारत की स्वतंत्रता के बाद इसे राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में जो है वो अंगीकृत किया गया था। और राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे देवनागरिक लिपि में यह उत्कीर्ण लिखा हुआ है दोस्तों। और पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा, ठीक है, पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा 1918 में इस नारे का प्रचार किया गया था और इसे लोकप्रिय बनाया गया था। ठीक है, सत्यमेव जयते को जो है ये किसने प्रचार किया था? तो मदन मोहन मालवीय ने। कब? तो 1918 में।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि किसका उपनाम द वाल है? शोएब अख्तर, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव या राहुल द्रविड़? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा राहुल द्रविड़। ठीक है, द वाल जो है राहुल द्रविड़ को बोला जाता है दोस्तों। ये पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कप्तान भी रह चुके हैं आपके दोस्तों, और पिच पर ये टिक के खेलने में यानी कि ज़्यादा कौशल थे दोस्तों। ठीक है, ये एक क्रिकेट खिलाड़ी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? स्विट्ज़रलैंड, यूके, ऑस्ट्रेलिया या स्वीडन? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, रेड क्रॉस सोसाइटी को अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस या फिर आपका रेड क्रेसेंट मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है, और इसका मुख्यालय जो है वो स्विट्ज़रलैंड में है दोस्तों। इसकी स्थापना जो है हेनरी डूनॉट और गुस्ताव मोयनियर के द्वारा किया गया था। 1863 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, और ये एक अंतर्राष्ट्रीय और आंतरिक सशस्त्र युद्ध पीड़ितों के जीवन और मान मर्यादा को बचाने के लिए यह जो है कार्य करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि आनंद मठ के लेखक कौन हैं? तिलक, बंकिम चंद्र चटर्जी, शरत चंद्र या टैगोर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने के द्वारा जो है बांग्ला भाषा में आपका 1882 में प्रकाशित एक आनंद मठ जो पुस्तक है दोस्तों, ये उपन्यास था, और ये 18वीं सदी के उत्तरार्ध में हुए सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि पर यह आनंद मठ लिखा गया था दोस्तों। इस उपन्यास को जो है भारतीय साहित्य के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण उपन्यासों में से एक माना जाता है, जो कि आपका भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है इसी उपन्यास से लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि द ओडिस्ट्री ऑफ हॉप किसने लिखी है? G.W. बुश, मनमोहन सिंह या ओबामा या विल क्लिंटन? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा? ओबामा। ठीक है, ओबामा के द्वारा आपका द ओडेस्ट्री ऑफ हॉप लिखा गया है। ये जो है थॉट्स ऑफ रेक्लेमिंग द अमेरिकन ड्रीम पुस्तक बाराक ओबामा के द्वारा लिखा गया है दोस्तों। यह पुस्तक सर्वप्रथम जो है 2006 में प्रकाशित हुआ, और इस पुस्तक में ओबामा ने कई विषयों को स्पष्ट किया था, जैसे कि आपका 2008 में उनके राष्ट्रपति चुनाव अभियान का जो है महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है इस पुस्तक को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न है कि समय के संदर्भ में प्रयुक्त संक्षिप्त रूप AD का अर्थ क्या है? जीसस की मृत्यु पश्चात, एनो डोमिनी या एज डार्क या आफ्टर डोरियंस? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा? एनो डोमिनी। ठीक है, AD का मतलब क्या होता है? एनो डोमिनी। इसका तात्पर्य ये एक जो शब्द है दोस्तों वो यह एक आपका एनो डोमिनी, ये एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है हमारे प्रभु। क्या होता है? हमारे प्रभु। ठीक है, हमारे प्रभु होता है। इस संक्षिप्त शब्द का प्रयोग जो है ईसा मसीह के जन्म के बाद कई वर्षों का संकेत देने के लिए किया गया था, और इसका प्रयोग जो है जूलियन और ग्रेगोरियन कैलेंडर में वर्ष का नाम रखने या गिनने के लिए किया जाता है। यह वर्तमान में जो है विश्व के व्यापक स्तर पर प्रयुक्त होने वाला एक कैलेंडर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 5 फरवरी को, 14 फरवरी को, 30 जनवरी को या 30 जून को? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा आपका 30 जनवरी को जो है शहीद दिवस मनाया जाता है।
और शहीद दिवस मनाने के पीछे 1948, ठीक है, 1948 में नाथूराम गोडसे ने क्या किया था, आपका गांधी जी को गोली मारकर हत्या कर दिया था, ठीक है। तो हत्या की स्मृति याद दिलाता है दोस्तों, और जैसे कि इसलिए इसका नाम शहीद दिवस दिया गया है। गांधी को जो है राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है, और वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सर्वश्रेष्ठ नेता थे दोस्तों, इसलिए उसी के यादगार में आपका शहीद दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र था अपराजितो या जलसाघर, चारुलता या पाथेर पंचाली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा पाथेर पंचाली। और ये जो फिल्म आया था आपका 1955 में, ठीक है, सत्यजीत रे के द्वारा ये डायरेक्टर किया गया था दोस्तों। और यह फिल्म जो है विभूषण बंदोपाध्याय द्वारा, सत्यजीत रे जो है इस फिल्म को पहले भी लाया गया था, किसके द्वारा, तो विभूति भूषण बंदोपाध्याय के द्वारा। ये 1929 में बांग्ला भाषा में जो है दोस्तों, ये नहीं, बांग्ला भाषा में, हाँ, बांग्ला भाषा में एक उपन्यास लिखा गया था, फिल्म नहीं आया था दोस्तों 1929 में। इस उपन्यास को लिखा गया था बांग्ला भाषा में, किसके द्वारा, तो विभूति भूषण बंदोपाध्याय के द्वारा। और फिल्म किसने बनाया, तो सत्यजीत रे ने अपना डायरेक्टरी करके, जिसका नाम था पाथेर पंचाली, ठीक है। और फिर आपका 1955 में जब ये फिल्म बना दोस्तों, तो इसे नेशनल अवार्ड के रूप में आपका 1956 में चुना गया, नेशनल अवार्ड के रूप में दोस्तों। और बेस्ट ह्यूमन डॉक्यूमेंट्री अवार्ड जो है इसे मिला था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या बिहार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा कोलकाता, ठीक है। इंडियन म्यूजियम भारत का सबसे बड़ा जो है ये, और सबसे प्राचीन भी जो है आपका कलकत्ता में है दोस्तों। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा ये 1814 में स्थापित किया गया था। यह संग्रहालय पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पड़ता है दोस्तों। और ये पुरावशेषों, वख्तर और आभूषणों, जीवाश्मों, कंकालों, मम्मी और कई सारे मुगल चित्रकारी जो है यहाँ पे दुर्लभ संग्रह है यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, धन्वंतरी या भास्कर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा धन्वंतरी, ठीक है। और ये आपको हम बता दें कि हिंदू धर्म में विष्णु के अवतार माने जाने वाले आपके धन्वंतरी वेदों और पुराणों में परमात्मा, यानी कि परमात्मा किसको बोलते हैं, देव को बोलते हैं दोस्तों, देवों के चिकित्सा और आयुर्वेद के भगवान के रूप में ये दिखाई देता है, क्योंकि डॉक्टर को भगवान का रूप ही माना जाता है दोस्तों। तो इसलिए जो है इसे हिंदू धर्म में भगवान का ही दर्जा दिया गया है। और यह माना जाता है कि उन्होंने आयुर्वेद का प्रचार प्रसार किया था दोस्तों। और आयुर्वेद के व्यवसायी और चिकित्सा द्वारा उनका जन्म प्रतिवर्ष हिंदुओं के प्रकाश उत्सव दीपावली के 2 दिन पहले धनतेरस को मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। धन्वंतरी क्यों मनाते हैं दोस्तों, तो ये आयुर्वेदिक का जो खोज किया था सबसे पहले इन्होंने ही जड़ी बूटियों की खोज की और इलाज किया था दोस्तों पृथ्वी पर सबसे पहले। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के प्रावधान को शामिल करती है 10वीं अनुसूची संविधान में किस वर्ष जोड़ी गई थी, 1985, 1951, 1992 या 1989। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा 1985, ठीक है। 1985 में आपका 52वां संविधान संशोधन हुआ था। और ये 52वां संविधान संशोधन में 10वीं अनुसूची के प्रावधान को जो है दल बदल के आधार पर अयोग्य करार दिया गया था दोस्तों। और संविधान की 10वीं अनुसूची में आपका एंटी डेक्सन लॉ निहित है, जो कि 52वें संविधान संशोधन ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद आपका 101, 102, 190 और 191 को जो है
चेंज कर दिया गया, बदल दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कथन है आपका नेक्स्ट प्रश्न में कि भारत के संविधान में उल्लेखित निम्न में से कौन सा अधिकार मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में उल्लेखित नहीं है। ए नंबर में आपको दिया गया है समान नागरिक संहिता, बी नंबर में आपको दिया गया है जंगलों का संरक्षण, सुधार व सुरक्षा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये दोनों का दोनों कथन आपका क्या है, दोनों का दोनों आपका नहीं होगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं दोस्तों हम, इसके अकॉर्डिंग ये दोनों ऑप्शन जो है आपके नहीं होंगे। ठीक है, तो क्या बात करता है, थोड़ा सा सुन लीजिए, आपको समझा देते हैं दोस्तों कि भारतीय संविधान में निर्मित मानव अधिकार करों की अवधारणा से प्रभावित थे दोस्तों, और मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा जो है ये इसमें आपका निहित अधिकांश मानव अधिकारों का गारंटी देता है, जो कि UDHR में नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आधार शामिल है। जबकि भारतीय संविधान के भाग 3 में आपका नागरिक और राजनीतिक अधिकारों को जो है शामिल किया गया है। अर्थात इसको हम बोल सकते हैं दोस्तों कि आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार संविधान के भाग आपका 4 में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत दिया गया है, और फिर आपका जो है इसमें आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पहलुओं से संबंधित मानवाधिकार के तथ्य जो है यह संविधान के आपका भाग 4 में निहित है दोस्तों, जो कि आपका नीति निर्देशक सिद्धांत का जो है ये मुख्य भाग है। और इसमें जो है सामान्य न्याय और निःशुल्क कानून सहायता, ये आपका किस में है, तो 39 का ए। ठीक है, 39 का ए में आपको क्या प्रावधान दिया गया है दोस्तों कि सामान्य न्याय, यानी कि न्याय के पक्ष जो है सभी कोई बराबर होंगे, और निःशुल्क कानूनी सहायता जो है आपको दी जाएगी इस अनुच्छेद के द्वारा। इसके बाद अनुच्छेद 40 में जो है गांव पंचायत का गठन होगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद अगर अनुच्छेद 43 ए की बात करें तो इसमें प्रबंध किया गया है कि उद्योग में श्रमिकों की जो है वो भागीदारी किस तरह से होगी, इसका प्रबंध किया गया है। और आपका 44 में जो है दोस्तों, ये 43 ए है, 44 में आपका दिया गया है कि समान नागरिक संहिता। ठीक है, इसके बाद आपका 46 में जो दिया गया है वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या कमज़ोर वर्ग के लिए जो है आरक्षण का प्रावधान किया गया है दोस्तों। और किस में, तो शिक्षा में, शिक्षा और आर्थिक हितों में। ठीक है, ये 2 चीज़ों में उसको जो है आरक्षण मिला है। और संरक्षण और सुधार तथा वनों की सुरक्षा आपका किस में आता है, तो 48 ए में आता है। ठीक है, ये जितना भी अनुच्छेद बताए दोस्तों, सारा अनुच्छेद आपका इम्पोर्टेंट है, तो आप ज़रूर से लिख लीजिए जितना बात हम बोले आपको दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न है कि भगत सिंह और उनके मित्रों को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था। कैक्सटन हॉल में गोली चलाना, अंग्रेज अफसर जैक्सन को गोली मारना, सेंट्रल असेंबली बम कांड या डलोजली स्क्वायर बम कांड। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सेंट्रल असेंबली में बम फेंक दिया था आपका कौन, भगत सिंह और उसके दोस्त ने। तो ये कब हुआ था ये घटना दोस्तों, तो ये घटना आपका हो गया था 8 अप्रैल, ठीक है, 8 अप्रैल 1929 को ये घटना हुआ था आपका कि सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था भगत सिंह और उसके दोस्तों ने। तो इसके दोस्त में से कौन कौन थे दोस्तों, तो बटुकेश्वर दत्त थे। बटुकेश्वर दत्त ने क्या किया था, विधानसभा के जो गलियारे थे उसमें एक बम फेंक दिया दोस्तों, और इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया। उसके बाद जो है उन्होंने पर्चे फेंके कि यह बाधिरों को सुनने के लिए ज़ोर से उठाई जा रही आवाज़ है। बम का उद्देश्य किसी को भी मारना या चोट पहुंचाना नहीं था, यह सिर्फ आवाज़ उठाने के लिए था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने खुद को जो है आत्मसमर्पण कर दिया था दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका
कि निम्नलिखित में से कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है लेकिन राज्य द्वारा एकत्र और विनियोजित किया जाता है? मुद्रा शुल्क, आयकर पर अधिभार, या भू राजस्व, या रेलवे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा मुद्रा शुल्क। ठीक है, मुद्रा शुल्क जो है, स्टाम्प शुल्क या मुद्रा शुल्क बोले हैं इसको, दोनों एक ही है, जो दस्तावेज पर लगाया जाता है दोस्तों। ऐतिहासिक रूप से यह जो है अधिकांश प्रपत्र जैसे चेक, रसीद, भूमि पंजीकरण आदि में आपका ये कर लगाया जाता है और ये राज्य सरकार द्वारा जो है आपका वसूला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? आलिया राम राय होगा, राम राय दोस्तों, आलिया राम राय, और वेंकट तीसरा, या श्री रंगा तीसरा, या अच्युत्या देव राय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? श्री रंगा तृतीय। ठीक है, ये हो जाएगा। और इसका जो कार्यकाल था दोस्तों वह आपका विजयनगर साम्राज्य में 1642 से 78 तक। ठीक है, इसका कार्यकाल था। और विजयनगर साम्राज्य का ये अंतिम शासक थे दोस्तों, जो कि अपने चाचा वेंकट तीसरा की मृत्यु के बाद जो है ये 1642 ईस्वी में सत्ता पर बैठा। और वह जो है आलिया राम राय का पोता भी था दोस्तों। वह अरविंद राजवंश से संबंध रखता था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि धौलागिरी शिखर का दूसरा नाम क्या है? परमानंद दायनी देवी, या दक्षिण शिखर, या पश्चिम शिखर, या श्वेत पर्वत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका श्वेत पर्वत। ठीक है, धौलागिरी का नाम जो है संस्कृत शब्द में धवला से आता है दोस्तों, जिसका मतलब होता है चमकदार सफ़ेद या सुंदर रंग। ठीक है, या गिरी पहाड़। तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि सफ़ेद पहाड़ आपका हो जाता है वाइट माउंटेन दोस्तों। और यह समुद्र तल से अगर देखा जाए तो 8,167 मीटर जो है आपका, और फीट में देखा जाए तो 29,795 फीट। ठीक है, ये आपका धौलागिरी पर्वत जो है ये ऊंचा है। और ये दूसरा इसका नाम क्या है? तो श्वेत पर्वत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। और ये कहाँ पड़ता है? तो ये आपका नेपाल में है दोस्तों। ठीक है, नेपाल देश में जो है ये आपका है। और ये जो है दुनिया का सबसे 7वां ऊंचा है दोस्तों, धौलागिरी पर्वत देश का 7वां। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारत में स्कूल बसों के लिए निर्धारित रंग कौन सा है? हरा, नीला, पीला, या लाल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पीला। ठीक है, भारत में सभी स्कूल बसों को जो है पीला रंग से या गोल्डन येलो रंग से जो है होना अनिवार्य है। और यह रंग जो है आपका 1994 में और समय समय पर इस पे संशोधित भी होता आया है दोस्तों। पहचान के लिए जो है इसमें खिड़की के नीचे जो है बस के सभी किनारों पर 150 mm चौड़ी जो है गोल्डन ब्राउन रंग का एक बैंड प्रदान जो है किया जाता है। किसमें? तो स्कूल बस में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि वारंगल का किला, जिसका अलंकारिक द्वारा अब तेलंगाना राज्य का आधिकारिक प्रतीक है, किस राजवंश द्वारा इसका निर्माण कराया गया था? विजयनगर साम्राज्य राजवंश, या चंदेल राजवंश, या काकतीय राजवंश, या राजपूत राजवंश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा काकतीय राजवंश। ठीक है, काकतीय राजवंश ने इसका स्थापना किया था। और वारंगल किला जो है आपका ये 12वीं शताब्दी में आपका काकतीय वंश के शासकों के द्वारा ये बनाया गया था दोस्तों। और काकतीय शासक जैसे कि आपका गणपति देव, रुद्रमा देवी, प्रताप रुद्र द्वितीय, सभी जो है किले की ऊंचाई, भवन के प्रवेश द्वार, चौकरगढ़ और अतिरिक्त गोलाकार दीवारों में कुछ नया जोड़ा गया है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा हथियार भगवान परशुराम के साथ जुड़ा हुआ है? केरल का जन्म भगवान परशुराम द्वारा इस हथियार को
अरब सागर में फेंकने से हुआ है? गदा, धनुष और बाण, तलवार या कुल्हाड़ी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा आपका कुल्हाड़ी। ठीक है, परशुराम जो है कुल्हाड़ी रखता था अपने साथ, और भगवान परशुराम का जो हथियार था आपका कुल्हाड़ी ही था। विद्युत भी नामक जो है कुल्हाड़ी आपका भगवान शिव का एक हथियार है दोस्तों, जिन्होंने विष्णु के विष्णु का छठा अवतार परशुराम को दिया था, और जिसका नाम जो है कुल्हाड़ी के साथ राम इसमें लगा था दोस्तों, और जिसे परशु को महाकाव्यों के सबसे घातक या लड़ाकू हथियारों के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि वाइपिन द्वीप अरब सागर के भारतीय तट पर स्थित बहुत ही उबड़ खाबड़ वाला और घनी आबादी वाला द्वीप है। निम्न में कौन सा शहर इसके समीप स्थित है? त्रिवेंद्रम, कालीकट, मंगलोर या कोची? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा कोची। ठीक है, केरल के कोची शहर का हिस्सा जो है ये बनने वाले द्वीपों के समूह में से एक वाइपिन है दोस्तों, और ये द्वीप जो है आपका लगभग 27 किलोमीटर लंबा है, और गोसरी पुलों के रूप में ज्ञात पुलों की एक श्रृंखला द्वारा मुख्य भूमि कोची से यह इसको जोड़ता है। वाइपिन एशिया का घनी आबादी वाले द्वीपों में से एक है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्पेनिश सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा है। यह नेहुतुल, युकाटेक, माया और मिक्सटेक जैसे भाषाओं की उत्पत्ति का भी कारण है। यह किस देश का संदर्भित करता है? बोलीविया, अर्जेंटीना या मैक्सिको या चिली? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा आपका मैक्सिको। ठीक है, स्पेन के अलावे आपका मैक्सिको में भी यह लोकप्रिय भाषा है दोस्तों स्पेनिश। और आपका निहुतकल, युकाटेक, माया, मिक्सटेक और जेपोटेक निहुतल मैक्सिक के जो है बीच में ये बोली जाती है ये भाषा को। ठीक है, जितना हम भी नाम बताए अभी। जबकि युकाटेक में माया को सामान्यतः बेलीज के उत्तरी क्षेत्र और युकाट के प्रायद्वीप में जो है ये बोला जाता है। और मिक्सटेक भाषा जो है उतनी ही साधारण है जितना कि आपका जोपैक्ट मुख्य रूप से मैक्सिको के दक्षिण पश्चिम के भाग में बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि उस अर्थशास्त्री का नाम बताइए जो अर्थवाद के सिद्धांत के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। जॉन मेनाल्ड कीन्स, एडम स्मिथ या जोसेफ स्ट्रीगल्स या मिल्टन फ्रीडमैन? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? मिल्टन फ्रीडमैन। ठीक है, ये आपका मुद्रावाद का एक आर्थिक सिद्धांत जो कि आपका मुद्रा और केंद्रीय बैंकिंग की आपूर्ति के लिए व्यापक आर्थिक प्रभावों पर ये केंद्रित है, और ये मिल्टन फ्रीडमैन के द्वारा तैयार किया गया था दोस्तों। और यह तर्क देता है कि मुद्रा आपूर्ति की आधिकारिक विस्तार जो है स्वाभाविक रूप से मुद्रास्फीति कहलाता है, और यह मुद्रित अधिकारियों को मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए जो है पूरी तरह ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि जीएसटी संख्या में अंकों का एक सेट जीएसटी धारक की इन पहचानों में से एक प्रत्यक्ष प्रतिकृत है। पैन कार्ड नंबर, राशन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर या मोबाइल नंबर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा? पैन कार्ड नंबर। ठीक है, और जीएसटी का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, और आइडेंटिफिकेशंस नंबर जो होता है ये 15 अंकों का होता है। ये नंबर अंक जो होता है यह 15 नंबर का होता है। ठीक है, 15 अंक का, नंबर का नहीं दोस्तों, 15 अंकों का होता है। और ये एक अनूठा नंबर है जिसमें टैक्स आइडेंटिफिकेशंस नंबर को बदल दिया जाता है, और GSTIN के पहले 2 अंक राज्य का कोड और अगले 10 अंक जो है व्यावसायिक इकाई या
प्रोवाइडर के पैन या अस्थायी खाता संख्या को दर्शाता है दोस्तों। और 13वां अंक एक राज्य के भीतर जो है व्यवसाय इकाई द्वारा किए गए पंजीकरण की संख्या को दर्शाता है। और 14वां अंक जो है डिफ़ॉल्ट रूप से जेड है। अंतिम अंक चेक कोड होता है। ठीक है, तो ये है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि भारत में किस वर्ष पोस्टल इंडेक्स्ड नंबर PIN पिन कोड शुरुआत हुई है। पोस्टल यानी कि आप जो डाकघर में देखते हैं पिन कोड दोस्तों, वह पिन कोड कब से शुरुआत हुआ है? 1947 से, 1972 से, 1950 से या 1998 से? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा 1972 से आपका ये शुरुआत हुआ है। ठीक है, कब? तो 1972 15 अगस्त। ठीक है, 15 अगस्त से। और केंद्रीय संचार मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव जो थे श्री राम भिकाजी वेलनकर के द्वारा पेश किया गया था। और गलत पते, समान स्थान के नाम और जनता का उपयोग की जाने वाली विभिन्न भाषाओं पर भ्रम को समाप्त करने के लिए मैनुअल की छँटाई और वितरण को सरल बनाने के लिए जो है इस प्रणाली का शुरुआत किया गया था, आपका पोस्टल कोड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि इबेरियन प्रायद्वीप बनाने के लिए निम्न में से कौन सा देश का संयोजन होता है? वर्तमान का इराक और सीरिया, वर्तमान का स्पेन और पुर्तगाल, वर्तमान का उत्तर और दक्षिण कोरिया, वर्तमान का उरुग्वे और अर्जेंटीना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वर्तमान का स्पेन और पुर्तगाल। ठीक है, आपका ये इरेबियन द्वीप एक पहाड़ी क्षेत्र है दोस्तों, जो कि आपका स्पेन और पुर्तगाल के बीच में है। और इसमें जो है आपका एंडोरा फ्रांस के छोटे क्षेत्र और जिब्राल्टर का ब्रिटिश विदेशी क्षेत्र भी इसमें शामिल है। और स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप के बाद जो है बाल्कन प्रायद्वीप के बाद यह क्षेत्र जो है पूरा दूसरा सबसे बड़ा यूरोपीय प्रायद्वीप है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है? 7 मार्च, 7 अप्रैल, 7 फरवरी, 7 जनवरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा 7 अप्रैल को। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रायोजक जो है आपका 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यह स्वास्थ्य दिवस जो है क्षय रोग दिवस, विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह, विश्व मलेरिया या विश्व तंबाकू निषेध, विश्व एड्स दिवस, विश्व रक्तदान दिवस, विश्व हेपेटाइटिस दिवस। तो ये जो है आपका कुल 8 आधिकारिक वैश्विक समस्या का अभियानों में से यह एक है जो कि 7 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रॉडवे स्थान और इसका विश्व प्रसिद्ध थिएटर शो निम्न में से किस शहर का समानार्थी है? लंदन, शिकागो, न्यूयॉर्क या पेरिस? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका न्यूयॉर्क। ठीक है, तो न्यूयॉर्क शहर के ब्रॉडवे शोज टाइम्स स्क्वायर के नज़दीक ही है दोस्तों, इसके नज़दीक है। और यह करीब आपका 41 ब्रॉडवे थिएटर है जहां रोज़ाना नाटकों का प्रदर्शन होता है। और इन व्यावसायिक थिएटरों में 500 या उससे भी अधिक सीट है। इसमें से कई तो इतने बड़े और मशहूर हैं जो कि हॉलीवुड की हस्तियां भी इसमें भाग लेता है दोस्तों। और लंदन के वेस्ट एंड थिएटर के साथ जो है ब्रॉडवे थिएटर को व्यापक रूप से अंग्रेजी बोलने वालों की दुनिया का व्यावसायिक स्तर और उच्चतम स्तर का प्रतिनिधित्व करने के लिए जो है जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, और ये आपका आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, कि भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है? बड़ोदरा में, बेंगलुरु में, मुंबई में या सूरत में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? आपका
तो सूरत हो जाएगा। ठीक है, हीरा के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कौन है, तो सूरत है आपका। और सूरत कहाँ पड़ता है, तो ये गुजरात में है। भारतीय हीरा संस्थान सूरत गुजरात में ये स्थित है। और ये आपका भारत में हीरा जवाहरात आभूषण के क्षेत्र में आपका सीखने के लिए जो है दोस्तों, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित एक स्वशासी उच्चतर विद्यालय है। इसकी स्थापना जो है, उच्चतर विद्यालय की स्थापना आपका कब हुआ है, तो 1978 में। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा किया गया है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही था। आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और जो नए दोस्त देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वह चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा इस तरह का वीडियो आपको कंटिन्यू मिलता रहे। क्योंकि अब तो परीक्षा का दौर आ गया दोस्तों, और अब सारी परीक्षाएँ फिर एक एक करके होना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए अब आपको ज़ोर शोर के साथ तैयारी करने में लगना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, फिर आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लाएंगे हम। तब तक के लिए आपको मेरे तरफ से जोहार, धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार झारखंड।